नमस्कार दोस्तों। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए अगर ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग सेमन, गुड इवनिंग रंजुन, शगुन, अभिषेक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। इशिका, विनी, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ग्रेट। तो दोस्तों, कल का सेशन आप सबको याद होगा। कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने रिमाइंडर निकालने के क्वेश्चंस हमें डिस्कस किए थे। रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है वो हमने समझा। बहुत सारे अलग अलग कुछ भी पावर आपकी कुछ भी हो, तो हमने नोटिस किया था कि अगर हम उसको +1 या -1 बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में मदद मिल सकती है। तो पावर वाले क्वेश्चन काफी सारे हमने किए। थोड़ा सा और भी तरह के क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर के ऊपर, तो पहले उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं रिमाइंडर में। कॉन्सेप्ट मोटा मोटा हो चुका है, बट देर आर सम अदर टाइप्स ऑल्सो विच वी विल बी डिस्कसिंग इन टूडेज सेशन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो एक बार। इसको ट्राई करो एक बार, कैसे करेंगे सोचो एक बार। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं हमारे सामने। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड बोथ द वेज। देखो, लेट से अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कल का लेक्चर आपको याद होगा थोड़ा, तो कल हमने ना, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो अगर आप किसी नंबर को लेट से आप डिवाइड करते हो 5 से, ठीक है, और मान लो आपका कोशेंट आया ए और लेट से रिमाइंडर आया 3। आपको मैं एग्जांपल दे ही देता हूं। मान लो यहां पे मैंने लिखा इसको, मान लो यहां पे 19 लिखा मैंने, कि 19 को आप डिवाइड करोगे तो 5 3 जार 15, तो 5 3 जार 15, इस तरह से आपका आंसर आया 4 रिमाइंडर, राइट। अब देखो यार, इसको लिखने का तरीका पता क्या हो सकता है। आप 19 को पता कैसे लिख सकते हो, 5 × 3 +4। ये कल भी मैंने आपको लिखवाना सिखाया था। जैसे कल आई थिंक 35 का हमने 9 से डिवाइड किया था, तो वो क्या बना था, 9 × 3 +8। तो सेम चीज यहां पर भी है। 19 क्या बन जाएगा, 5 × 3 15 प्लस रिमाइंडर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। लेट से मैंने आपको बोला कि ये है ए, इसको डिवाइड किया ए से, सॉरी एन है, एन को डिवाइड किया ए से, कोशेंट आया बी, एंड लेट से रिमाइंडर आया सी। तो क्या आप लोग मुझे एन की वैल्यू बता सकते हो यहां पे। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एन हियर। कैसे लिखेंगे इसको। बताओ कैसे लिखेंगे।
हम्म बताओ कैसे लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर डिवाइड कर रहे हैं ए से और कोशेंट आया बी, है ना, तो एन को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू बी प्लस रिमाइंडर, तो ए इंटू बी प्लस सी, ये निकल आएगी एन की वैल्यू। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हाँ ठीक है सर, ये हमने कल भी समझा था थोड़ा सा। अब देखो, अब यहां पे ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक नंबर है, उसको आप 119 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर आता है 19। कहने का मतलब ऐसे कोई नंबर रहा होगा, हमारे पास कोई नंबर रहा होगा, उसको डिवाइड किया 119 से, तो रिमाइंडर निकल के आया 19। मुझे नहीं पता क्या रहा कोशेंट, मान लो मैंने ए बोल दिया, तो क्या मैं यहां से नंबर लिख सकता हूं कि नंबर क्या हुआ होगा? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो, नंबर हुआ होगा 119 इंटू ए प्लस 19, दिस वुड हैव बीन द नंबर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये नंबर आ गया हमारे सामने। अब आगे वो क्या कह रहा है, अगर इसी नंबर को हम 17 से डिवाइड कर दें, अगर इसी नंबर को मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो कर लेते हैं। अब आप जरा देखो इधर क्या हुआ, 119 ए बाई 17 प्लस 19 बाई 17, यही हुआ यहां पे। हाँ बिल्कुल। अब देखो ये 17 से कट जाएगा, 17 इंटू 7 इज 119, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, बचा केवल और केवल ये 19 बाई 17 का रिमाइंडर क्या होता है? आप बोलोगे ये आंसर होता है 2, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी 2। ये पहला तरीका था। क्या ये पहला तरीका आप सबको समझ आया? ये पहला वे था, क्या ये वे आपको समझ आया नहीं आया? ठीक है सर, ये तरीका समझ आया, पर क्या इसको करने का कोई और भी तरीका हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं नंबर को अपनी तरफ से कुछ अज्यूम कर सकता हूं? वो क्या कह रहा है, एक वो कह रहा है कि नंबर है, उसको अगर आप 119 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 19 आएगा। क्या आप ऐसे किसी नंबर को जानते हो कि 119 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 19 आए? कोई नंबर है आपके दिमाग में ऐसा कि जिसको 119 से डिवाइड करेंगे, 119 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 19 आए? आप बोलोगे सर मेरे दिमाग में तो ऐसा नंबर 19 ही है, क्योंकि आप देखो ना, अगर 19 को ही आप 119 से डिवाइड कर दो, ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये रिमाइंडर 19 आ जाएगा। मानते हो? तो मैंने कहा यार एक तो 19 ही ऐसा नंबर है, 19 को जब आप 119 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 19 आता है। हाँ ठीक है, तो एक नंबर मेरे दिमाग में है 19। ठीक है, अब अगर ये नंबर है 19 तो बस निकाल लो। वो कह रहा है अगर इसी नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे, इसी नंबर को भाई 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। वो बोल रहा है ना, एक नंबर 119 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 19 आएगा, तो 19 ही एक ऐसा नंबर है, 19 एक ऐसा नंबर है जिसको 119 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 19 आता है, तो डायरेक्टली ऐसे वैल्यू से भी आ जाएगा। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? क्या दोनों तरीके समझ आए आपको? क्या दोनों तरीके समझ आए आपको? क्लियर? ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। हाँ सिद्धार्थ, खुद से ही ज्यूम कर लो, वही तो कह रहा हूं, एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो
119 से डिवाइड करने पे 19 रिमाइंडर दे। दोनों तरह से हो जाएगा, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन में दोनों तरह से करा दूंगा, बाकी फिर एक ही तरह से करेंगे। देखो आप अंडरस्टैंड करो, वो कह रहा है एक नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता है, तो ये साफ साफ आप कह सकते हो कि नंबर क्या होगा, 5a+4। मानते हो? 5 से डिवाइड किया, कोशेंट a आया, रिमाइंडर 4 आया, तो 5a+4 लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है इसका स्क्वायर कर दो। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो वो क्या आएगा, 5a+4 का होल स्क्वायर। अब आप लोग a+b का होल स्क्वायर जानते हो, वो क्या होता है, ए स्क्वायर क्या आएगा, 25a² प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 × 5a × 4, ये आएगा 40a। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, a+b का होल स्क्वायर लगाया है। अब वो क्या कह रहा है, इसको 5 से डिवाइड करना है। देखो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो इनको अलग अलग ले लो। आप देखोगे बोलोगे सर एक तो आ गया 25a² 5 प्लस 16/5 प्लस 40a/5। अब आप क्या बोलोगे मुझे, आप बोलोगे सर ये देखो ये तो कट गए, 5 से 5 कट गया, ये 5 से 40 कट गया। हाँ ठीक है, ये तो 0 रिमाइंडर देंगे, रिमाइंडर आएगा केवल यहां से, ये क्या है 16/5, 16/5 का रिमाइंडर कितना होता है 1, तो ऑप्शन ए 1 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं करना ऐसे तो नहीं करना ऐसे तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है सर, आप अपने दिमाग में एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आए। आप बोलोगे सर मेरे दिमाग में नंबर आया 4, क्या 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो मैंने मान लिया नंबर 4 है। अब वो कह रहा है इसका स्क्वायर कर दो, मैंने कर दिया, 16 आया, 16 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई परेशानी रही होगी। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे। हाँ देखो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ पे ट्राई करो। ये भी सिमिलर तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया। यस वेरी गुड वेरी गुड। आप सिंपल मान लो ना, ऐसा नंबर मुझे बताओ जिसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आए। मैंने कहा 2 ही एक ऐसा नंबर मुझे दिख रहा है
अगर 2 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, x की पावर 6 करनी है। मैंने कहा कर लो। 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64। 64 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। इज दिस फाइन टू एवरीवन? यस और नो? ओके, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, इजी है ये तो। अब देखो एक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन और है रिमाइंडर के अंदर, वो हमें अभी पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए थोड़े से अलजेब्रा के क्वेश्चंस या अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे। देखो, क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है? हाँ पता है सर। क्या होता है ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पता है आपको इस बात से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो मैं ए माइनस बी को इधर ले आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे कि ए और बी जो है ना, लेट्स से दे आर नेचुरल नंबर्स। लेट्स से ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब देखो इधर, अगर ए और बी नेचुरल नंबर हैं तो ए प्लस बी का सम क्या बनेगा, बताओ। आप बोलोगे सर ये भी नेचुरल नंबर ही आएगा, दो नेचुरल नंबर का सम एक तीसरा नेचुरल नंबर होता है, मानते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब मैं ए माइनस बी से डिवाइड करूंगा वो आएगा ए प्लस बी, जो कि अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू आएगी 5 6 10 12 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। हाँ ठीक है, इसका मतलब पता क्या है, जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से डिवाइड करते हो ना, उसकी वैल्यू 10 12 ऐसे कोई नेचुरल नंबर आती है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है बाय ए माइनस बी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू ये क्या है, कोशेंट है। अगर आप ऐसा मानोगे ना कि मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से डिवाइड किया, तो ये जो इधर वैल्यू आएगी इट विल बी कोशेंट। अगर कुछ कोशेंट है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, मतलब रिमाइंडर जीरो है आपका, मतलब आपका यहां पे रिमाइंडर जीरो है। तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरी तरह से ए माइनस बी से डिवाइड हो जाता है, समझे? रिमाइंडर जीरो आता है उस केस के अंदर। एग्जाम्पल भी देता हूं, आप कुछ भी वैल्यू मान लो ए और बी की। मान लो आपने बोला सर मैं ए को 5 मान लू, मैंने कहा मान लो। बी को 4 या 3 मान लू, मैंने कहा मान लो। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी, ये क्या बना, क्या बना? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर बना 5 का स्क्वायर, वो होता है 25। बी स्क्वायर बना 9, डिवाइड किससे करना है, 5 माइनस 3 से। ये क्या वैल्यू बनी, 16/2। 16/2 मतलब ये बना 8। 8 वैल्यू आया। 8 क्या है, 8 है कोशेंट। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है जीरो, क्योंकि ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। अगर ये आता ना 8.5 8.3 ऐसे कुछ आता, तो हम बोलते कुछ ना कुछ रिमाइंडर आना था। पर जब ये एक नेचुरल नंबर आ गया तो ये दिखाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ए माइनस बी। समझ पाए इस बात को? इसको अप्लाई कैसे करना मैं आपको बताऊंगा अभी, पर ये लॉजिक समझे कि ये नंबर पूरी तरह से इससे डिवाइड हो जाता है, तो इस नंबर को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। इज दिस क्लियर? ठीक है, हाँ। अभी पहले 5 मिनट समझ लो, फिर मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखो,
जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, पता है आपको इसकी वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की? देखो इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे ना, इफ यू नो द एक्सप्रेशन, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आती है। या अगर आप ए प्लस बी को इधर लेके आना चाहते हो वो भी लेके आ सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ए और बी अगर एक नेचुरल नंबर है तो यहां पर भी ये कुछ नंबर बनेगा, इधर वाली साइड भी, हाँ बिल्कुल बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा ए प्लस बी से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ऑलवेज विजिबल बाय ए प्लस बी, तो वहां रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप कोई भी वैल्यू मान लो ए और बी की, जो आपका मन हो। लेट से अगर आपको ए को कुछ भी मान लो, अगर आपको ए को 4 मानना है, लेट से बी को 3 मानना है, आप चेक करके देख लो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 क्यूब प्लस 3 का क्यूब डिवाइड बाय 4 प्लस 3, ये क्या बनेगा, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाय 7, ये बनेगा 91/7। क्या 91 डिवाइड हो जाता है 7 से? हाँ जी बिल्कुल हो जाता है। रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 0, रिमाइंडर आता है 0। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ऑलवेज विजिबल बाय ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप डिवाइड करोगे ए प्लस बी से तो रिमाइंडर 0 आएगा। पावर कट कहीं नहीं किया मैंने, पावर कट नहीं किया। 4 का क्यूब नहीं, आपको पता 4 का क्यूब क्या होता है, 64, तो वही तो लिखा है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, मैं तो सॉल्व करके बताया आपको, पावर कहीं नहीं कट किया। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ऑलवेज विजिबल बाय ए प्लस बी, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर हुआ? यस, क्लियर हुआ सबको? ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है ठीक है। अब देखो एक आखिरी एग्जांपल और समझेंगे, फिर हम इसका फॉर्मूले पे आएंगे। पहले एक आखिरी एग्जांपल और फिर इसके फॉर्मूला पे। क्या आप लोग मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बता सकते हो? क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब एक काम करो, आप a माइनस बी को इसके नीचे ले आओ, वो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसा हमने पिछले 2 केसेस में देखा वही सेम चीज यहां भी एग्जिस्ट करेगी। क्या सर, ये नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो मतलब कहने का मतलब ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय ए माइनस बी, यहां कोई रिमाइंडर नहीं निकल के आएगा। रिमाइंडर विल बी 0 इन दिस पर्टिकुलर केस, रिमाइंडर विल बी 0 इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, आप ए और बी की कोई मर्जी वैल्यू डाल दो यहां पे, ठीक है, ए और बी नेचुरल नंबर की कोई मर्जी वैल्यू आप यहां पे डाल दो, आप रियलाइज करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूरी तरह से ए माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर वो आपके लिए 0 लीव करेगा, देयर विल बी 0 रिमाइंडर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब आप एक चीज जरा नोटिस करो, अब पैटर्न समझो, अब यहां पे पैटर्न समझना। देखो पैटर्न पता क्या निकल के आया, देखो जब मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 0, हाँ, और अगर मैं इसी को ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर देता हूं और तब मैं उसको ए माइनस बी से डिवाइड करता हूं तब भी रिमाइंडर 0, तब भी रिमाइंडर 0। ध्यान से देखो,
क्या किया मैंने, अगर यहां था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और तब मैंने ए माइनस बी से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर 0 आया। पर अगर मैंने यहां पे स्क्वायर की जगह, जैसे यहां पे अगर मैंने इसको क्यूब कर दिया था, तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। यहां से एक पैटर्न डेवलप होता है। क्या पैटर्न डेवलप होता है? पैटर्न ये होता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई पैटर्न है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, तो इस केस में पता हम क्या कह सकते हैं? इस केस में हम बोलेंगे दैट देयर रिमाइंडर विल बी 0। इसका रिमाइंडर आपका 0 आएगा। बस ध्यान रखना एन आपका कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए और ए और बी भी आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। एन कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो आप यहां पे इस बात को कर पाओगे। जब एन नेचुरल नंबर होगा तब ऐसा आप कर पाओगे। अब सवाल आता है कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे? मैं आपको बताता हूं कैसे आएंगे। देखो, आपके सामने हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट्स से 13 की पावर 67 माइनस 8 की पावर 67 डिवाइडेड बाय 5। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। प्लीज ध्यान से देखें इस बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 की पावर 67 माइनस 8 की पावर 67 डिवाइडेड बाय 5। वो आपसे पूछेगा इसका रिमाइंडर बताओ। बता सकते हो आप? बता सकते हो क्या रिमाइंडर आएगा? आंसर इज हाँ, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अगर आपको ये चीज पता होगी। आप देखो ना, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 13 की पावर 67 माइनस 8 की पावर 67 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 8। मुझे बताओ क्या ये वही नहीं हो गया ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन डिवाइड बाय ए माइनस बी? वो आपको ए माइनस बी ऐसे लिख के नहीं देगा, वो आपको यहां से डिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लिखा है ना यहाँ पे 5, ऐसे डिड्यूस करना पड़ेगा कि हाँ सर वो मेरी फॉर्मेट आ चुका है, वो मेरा फॉर्म आ चुका है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बाई ए माइनस बी। तो जब ये फॉर्मेट आ चुका है अब आप आराम से बोल पाओगे कि इसका रिमाइंडर सर 0 आएगा। इज दिस क्लियर? आपको ना क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में ऐसे लिखा आएगा, ऐसे ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा इस चीज को, तब जाके आप आंसर तक पहुंचोगे। ये कब है? ये कब है? जब बीच में माइनस है। जब बीच में माइनस होता है, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन दिस इज ट्रू। मतलब एन ऑड भी हो सकता है, एन इवन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले केस के अंदर। जैसे आप नोटिस करोगे जब एन यहां पे ऑड था, 3 था, तब भी मैंने आपको प्रूफ किया, और जब यहां पे एन इवन था 2 तब भी मैंने आपको बताया। तो जब बात होती ना दोस्तों, जब दोस्तों बात होती है, जब दोस्तों बात होती है एन मतलब माइनस की, तो एन कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ऑड ऑल्सो, इट कैन बी इवन ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा। रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा। नहीं पीहू, अलग अलग पावर नहीं होगी, पावर सेम होगी, पावर सेम होगी। ये लिखा है मैंने, यहां देखो ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों एन होने चाहिए, अलग अलग नहीं होगा। अलग अलग नहीं करना आपको, एक ही पावर होनी चाहिए, एक ही पावर होनी चाहिए। ये बात है किसमें? ये बात है माइनस के केस में। दिस इज ट्रू इन केस ऑफ माइनस। जब माइनस होता है, माइनस मैंने आपको बताया पावर कुछ भी हो तो बात चल जाएगी, पर प्लस वाले केस में चीजें थोड़ी सी अलग हैं। सवाल आता है वो कैसे? देखो यार, देखो, जैसे यहां देखो आप लोग, अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखूं, वो तो ये फॉर्मूला होता है, वो तो मुझे पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मुझे बताओ क्या ऐसा कोई फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होता है क्या?
कुछ ऐसा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होता है क्या, कि समथिंग लाइक दिस? आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का थोड़ी ऐसे कुछ होता है कि ए इंटू प्लस बी। नहीं, ऐसा नहीं कुछ होता। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं। तो आप ये मत कहना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर जीरो आएगा ना, ऐसे नहीं होगा। तो प्लस वाले केस में चीजें डिफरेंट है। सवाल आता है क्या डिफरेंट है प्लस वाले केस में? प्लस वाले केस में पता क्या होता है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइड बाय ए प्लस बी, ये वैल्यू जीरो आएगी इफ एन इज ऑड। अगर एन ऑड होगा तब ये वैल्यू जीरो आएगी। अगर एन इवन होगा तो मुझे नहीं पता क्या होगा, उसके लिए कोई और तरीका जैसे हमने कल किया था वो निकालने पड़ेंगे। दिस इज ट्रू व्हेन एन इज ऑड। मैंने आपको प्रूव करके दिया अभी, आपको बताया ना मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से मैंने डिवाइड किया, ये इसकी वैल्यू आती थी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि डिवाइड हो जाएगा, जो कि रिमाइंडर जीरो देगा। तो भाई इसका रिमाइंडर जीरो आएगा, इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। बट अगर कोई आपको यहां बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी बताओ, अब इसका भाई मुझे नहीं पता क्या रिमाइंडर आएगा, मैं नहीं बता सकता इसका, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? है ही नहीं मेरे पास फॉर्मूला, ए प्लस बी के प्रोडक्ट के अंदर नहीं है फॉर्मूला, तो इसमें नहीं अप्लाई कर सकता। तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइड ए प्लस बी जीरो तभी होगा व्हेन एन इज ऑड। इसको इवन वाले केस में अप्लाई नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? माइनस वाला हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे एन ऑड हो चाहे इवन हो। बट अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्लस वाले की, तो प्लस वाले में तभी अप्लाई करना है व्हेन एन इज ऑड। एन इवन वाले में केस में प्लस वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लो तो आप, मैंने आपको ऐसा कुछ दिया कि 21 की पावर 31 प्लस 11 की पावर 31, इसका आप लोग मुझे रिमाइंडर बता सकते हो? प्रज्ञा ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे ऐसे अभी बताते हैं कैसे अप्लाई करना है। अब आप सिंपली इसको क्या बोलोगे, आप सिंपली, आपके सामने ये क्वेश्चन आया, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि सर ये तो आपका क्या हो गया, ये तो हो गया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और नीचे मैंने इसको बना दिया ए प्लस बी, और मुझे साफ साफ दिख भी रहा है एन ऑड है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब एन ऑड होगा। एन ऑड है, हाँ है। अब आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो दिस विल बी जीरो, इसका रिमाइंडर जीरो होगा। ठीक है स्वाति, एन इवन हुआ उसके लिए आपको दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने कल किया था। कल क्या किया था, कल मैंने आपको इनके रिमाइंडर निकालने सिखाए थे कि मान लो अगर कोई नंबर है 7 की पावर 4, इसको आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको कैसे रिमाइंडर निकालते थे, या 14 है कैसे करते थे, ये हमने कल करे थे। तो हमने कल करे थे तो रिमाइंडर निकालो उससे। ठीक है, तो उससे निकालना पड़ेगा। ये वाले तब लगाने हैं जब प्लस वाले में ऑड है, इवन वाले में कुछ भी हो तो चल जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस और नो? चलो, एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बुक्स में दिया जाता है तो मैं भी पढ़ा देता हूं। हालांकि इसको ना भी जानो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी टेक्निक्स मैंने दे दी हैं कि आप तब भी उसके बिना पढ़े भी आप आंसर निकाल सकते हो। बट स्टिल, क्योंकि बुक्स में दिया होता है तो मैं भी पढ़ा देता हूं आपको। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। इसको ना दरअसल में फर्मेट थ्योरम के नाम से बोला जाता है, फर्मेट लिटल थ्योरम के नाम से। इसका एक छोटा सा ट्रिक है,
ट्रिक ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा गिवन हो a की पावर p माइनस वन डिवाइड बाय p, इसका जो रिमाइंडर आता है ना वो रिमाइंडर वन आता है। ये ना फर्मेट लिटल थ्योरम है, ये थ्योरम इन्होंने दी थी। और यहां पे आप ध्यान क्या रखेंगे, अगर p प्राइम है, p शुड बी अ प्राइम नंबर एंड a एंड p शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। एक शॉर्टकट है जो फर्मेट लिटल थ्योरम ने दिया है। क्या शॉर्टकट है कि अगर नीचे आप एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो और ऊपर गिवन है a की पावर p माइनस वन, कोई नंबर की पावर है p माइनस वन, जो प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हो उससे एक पावर कम है, उसका रिमाइंडर हमेशा हमेशा वन आता है। ध्यान रखना है, जो जिससे डिवाइड कर रहे हो प्राइम नंबर होना चाहिए और जो a एंड p है को प्राइम होने चाहिए। आदित्य ये फर्मेट लिटिल एक थ्योरम है, इन्होंने यहां पे ये निकाला है इस चीज को। मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा आपको अभी। ये शॉर्टकट है एक, मतलब आप ऐसा कह सकते हो। मैं बताता हूं कैसे इन्होंने बताया है ये बात। देखो, कर लिया नोट आप लोगों ने यहां पे? आपने नोट किया ये वाली चीज? ठीक है, एक सेकंड के लिए कल जो मैंने आपको टेक्निक दी थी रिमाइंडर निकालने की, एक सेकंड के लिए उसको याद करो और मुझे रिमाइंडर बताना। जो कल टेक्निक बताई थी उसके थ्रू करना। देखो, आप मुझे इसका आंसर बताओ। लेट्स से एक मैंने यहां पे नंबर लिखा है 18 की पावर 18 डिवाइड बाय 19। क्या इसका आप लोग मुझे रिमाइंडर बता सकते हो? जो कल टेक्निक बताई थी उससे करना। देखो, कल हमने इसको करना सीखा था। कैसे करते थे? हम 18 को क्या लिखते थे, 19 माइनस वन। फिर हम क्या करते थे, ये हम बाकी तो हटाते थे, ये बनता था माइनस वन की पावर 18 बाई 19। माइनस वन की पावर 18 कितना आता था, वन। वन को 19 से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर वन आता था। ये हमने कल टेक्निक से सीखा था, ये वाली हमने ये कल ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। अब फर्मेट लिटल जी ने इसको यहाँ पे एक थ्योरम सा बना दिया है। इन्होंने थोड़ा पैटर्न वैटर्न देख के इन्होंने ऐसा बोला कि देखो यार, क्या हो रहा है कि जब नीचे एक प्राइम नंबर है, ऊपर a की पावर p माइनस वन है। जैसे आप देखो ना, यहां वाले इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में है नीचे प्राइम। क्या 19 एक प्राइम नंबर है? हाँ जी है। इसकी पावर कितनी है, 19 माइनस वन, p माइनस वन। और 19 और 18 a और p अपने आप में को प्राइम भी है, तो इसका आंसर हमेशा हमेशा वन आएगा, ऐसा फर्मेट लिटल थ्योरम ने बोला है। हमने जो किया था उन्होंने उसी का एक शॉर्टकट बना दिया। वो क्या बोलते हैं, व्हेन p इज अ प्राइम और p से आप डिवाइड कर रहे हो, a और p को प्राइम है, और अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो दैट इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ रिमाइंडर विल बी वन। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? ये शॉर्टकट है बस उसका एक। कर लेंगे? गॉट इट? ठीक है। एक्चुअली पता क्या पॉइंट है, पॉइंट पता क्या है, मैं आपको एक बार बताता हूं। मैं ना पहले पढ़ाता नहीं था फर्मेट लिटल थ्योरम।
और एक बच्चा लास्ट ईयर आया था मेरे पास, उसने बोला कि सर आपने मुझे फर्मेट-लिटल थ्योरम पढ़ाई नहीं। पर मैंने उसको बोला कि आपको फर्मेट-लिटल थ्योरम पता होनी जरूरी है ही नहीं, क्योंकि हम बिना फर्मेट थ्योरम के भी इस क्वेश्चन को निकालना जानते हैं। वी नो हाउ टू सॉल्व दिस, बट क्योंकि लोग पढ़ाते हैं तो मैं भी पढ़ा देता हूं। पर ऑनेस्टली यू डोंट नीड टू नो द फर्मेट-लिटल थ्योरम, ठीक है ना, उसकी जरूरत है ही नहीं, उसके बिना भी आप आंसर निकालना जानते हो। बस एक पहले तरीके से 30 सेकंड में निकलेगा, यहां 15 सेकंड में निकले जाता है। ऑनेस्टली आपको जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। हाँ, उसके बिना भी आपने कल इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसा थोड़ी है कि फर्मेट थ्योरम के बिना आप आंसर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, बस 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे और क्या है। चलो, गुड। अब देखो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यूपीएससी में 2025 में भी एक दो क्वेश्चन आए थे, उनको हम ट्राई करेंगे। एक जैसे ये क्वेश्चन आया था, अब इसको ट्राई करो आप लोग एक बार, ध्यान से ट्राई करना है इसको। थोड़ा सा दो तीन कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है ये। देखो, ये दरअसल में रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी रूल का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। मुझे एक चीज बताओ, कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होता है? हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है। आप बोलोगे सर अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए एंड वो 3 से डिवाइड हो जाए, अगर वो दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये इतना बड़ा सारा एक्सप्रेशन है, क्या है एक्सप्रेशन ये? 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5, ऐसे ये चलता ही रहेगा टिल 9 की पावर 100। अब देखो इसमें कुछ चीजें तो मुझे कॉमन दिख रही हैं। क्या दिख रहा है? 9 की पावर 3, क्या मैं कॉमन ले सकता हूं? हाँ, ले लो। सब में 9 की पावर 3 तो है ही है ना। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखो अंदर क्या बचा। अब देखो 3 तो सबके थ्रू बाहर आ चुका है, सब में कॉमन है ना 9 की पावर 3, तो अंदर बचा 1 प्लस 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, ऐसे करते करते टिल 9 की पावर 97। 9 की पावर 3 बाहर आ गया ना, तो तीन तीन पावर सबकी कम हो जाएंगी। या आप इसको भी ऐसे लिख लो, 9 की पावर 0 लिख लो। सब जब मैंने 9 की पावर 3 सबसे बाहर ले लिया तो सबकी पावर तीन तीन कम होगी, क्योंकि मैंने बाहर ले लिया। अब देखो यहां पे अगर इतना हो गया ना तो आगे क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज अंडरस्टैंड करना, एक चीज अंडरस्टैंड करना। देखो ये नंबर क्या है? ये एक ऑड नंबर है। ये नंबर क्या है? ये भी एक ऑड नंबर है, राइट। ये नंबर क्या है? ये भी एक ऑड नंबर है। ये नंबर क्या है? ये भी एक ऑड नंबर है। ऐसे कितने ऑड नंबर है मुझे बताओगे आप लोग? हाउ मेनी ऑड नंबर आर दीस?
जीरो से शुरू करके 97 तक गए हैं। कितने ऑड नंबर हुए जीरो से लेके 97 तक? जीरो से 97 कितना काउंट आता है? आप बोलोगे ये होते हैं 98। 98 ऑड नंबर हैं जो ऐड हो रहे हैं। 98 नंबर्स हैं ऑड वाले जो ऐड हो रहे हैं। मानते हो इस बात को? अब नोटिस करो, जब दो ऑड नंबर ऐड होते हैं तो क्या बनते हैं? इवन। चार ऑड नंबर ऐड होंगे वो भी इवन, छह ऑड नंबर ऐड होंगे वो भी इवन, है ना? जब दो दो ऑड ऐड होते रहते हैं तो वो इवन बनते रहते हैं। तो 98 ऑड नंबर क्या होंगे? 98 ऑड नंबर क्या होंगे अगर उनको ऐड किया जा रहा है? वो भी इवन ही आएंगे। अरे जब दो ऑड को ऐड करते हो इवन आता है ना, चार को ऐड करोगे वो भी इवन आएगा, छह ऑड करोगे वो भी इवन आएगा। तो 98 ऑड नंबर होंगे, ये क्या होंगे? ये सबका जो भी इनका सम निकल के आएगा ना, वो एक क्या निकल के आएगा? इट विल बी एन इवन नंबर। डू यू अग्री? हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इवन नंबर टू से डिवाइड हो जाता है? हाँ बिल्कुल, इवन की तो डेफिनेशन ही यही है कि वो टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर भाई टू से तो डिवाइड हो रहा है। क्या ये नंबर थ्री से भी डिवाइड हो रहा है? अरे हाँ, थ्री के टेबल में 9 तो आता ही है। तो यस, ये नंबर टू से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर थ्री से भी डिवाइड हो रहा है। सो दैट इज वाई ये नंबर 6 से भी डिवाइड करेगा। जब 6 से भी डिवाइड कर जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर हुई आपको सबको? ये नंबर टू से भी डिवाइड हो रहा है, थ्री से भी हो रहा है, तो रिमाइंडर 0, 6 से डिवाइड हो ही जाएगा ये। ठीक है, एक और ट्राई करेंगे यहाँ पे, ये वाला। थोड़े ना इस बार नंबर सिस्टम से कई क्वेश्चन आए, काफी सारे क्वेश्चन आए नंबर सिस्टम से इस बार। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है डिस्टिंक्ट रिमाइंडर। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रिमाइंडर कितने आएंगे। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। देखो उसने लिखा है एन इज अ नेचुरल नंबर, तो पहले एक काम करो, एन इक्वल टू 1 डाल के देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अब मुझे बताओ, अगर आपने एन इक्वल टू 1 डाला, क्या आंसर निकल के आएगा? डालो वहां पे एन इक्वल टू 1। जब एन इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, इसको डिवाइड किससे करना है? 4 से, और रिमाइंडर बताना है। तो ये 3/4 बना। 3/4 का रिमाइंडर कितना आता है? 3। तो एक पॉसिबल वैल्यू बनी रिमाइंडर की 3। ये एक डिस्टिंक्ट रिमाइंडर। अगर दोस्तों ऐसे में एन की वैल्यू 2 डालूंगा तो, एन की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये क्या बनेगा? 1 की पावर 2
प्लस 2 की पावर 2 बाय 4, ये क्या बनेगा 5/4। 5/4 का रिमाइंडर कितना था 1। ये पहली डिस्टिंक्ट वैल्यू थी 3, ये दूसरी डिस्टिंक्ट वैल्यू है 1। क्या इसके अलावा और कोई वैल्यू आएगी? एन की वैल्यू आप 3 डालो, एन की वैल्यू 3 डालोगे वो आएगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3/4। ये क्या आएगा 8 + 1 9, 9/4 आता है 1। अब ये डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है डिस्टिंक्ट वैल्यू? अरे 1 तो ऑलरेडी आ चुका है, ये तो सेम ही वैल्यू आ रही है। ऐसे अगर आप n की वैल्यू 4 डालोगे उसका रिमाइंडर भी 1 आएगा, n की वैल्यू 5 डालोगे उसका रिमाइंडर भी 1 आएगा, आगे सबके रिमाइंडर 1 ही आते रहेंगे। डिस्टिंक्ट रिमाइंडर कितने हुए? 2। एक तो 3 रिमाइंडर आ सकता है इसका, एक रिमाइंडर आ सकता है 1। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर इज 2। 2 डिस्टिंक्ट रिमाइंडर आएंगे यहां पे इस वाले केस के अंदर। ठीक है, आप n की वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। आगे सबके वैल्यू अगर आप जो मर्जी n की वैल्यू डालो, आगे रिमाइंडर 1 ही आएगा। मैं उसका आपको रीजन भी बता देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप एक बात अंडरस्टैंड करो, ये हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 4 से। और यहां पर ये जो वैल्यू है ना 4, 2 की पावर जब आ गया, आगे ये हमेशा 4 से डिवाइड होता रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड होता है, 2 की पावर 3 वो भी 4 से डिवाइड होता है, 2 की पावर 4 वो भी 4 से डिवाइड होता है, 2 की पावर 5 वो भी 4 से डिवाइड होता है। आगे के सारे नंबर 2 की पावर जो भी होगा वो 4 से डिवाइड होते रहेंगे। रिमाइंडर कौन सा बचेगा? 1 की पावर। 1 की पावर कुछ भी करते हो 1 ही आएगा। तो हर केस में रिमाइंडर इसके बाद 1 ही आता रहेगा। सो दैट इज वाई देर आर ओनली 2 डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है राघव, हाँ पॉसिबल वैल्यू 0 to n - 1 होती हैं, पर यहां सारी नहीं आएंगी ना। यहां वो होता है कि आपका न्यूमरेटर अगर सारी वैल्यूज ले सकता है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? वो होता है 0 to n - 1। यहां न्यूमरेटर फिक्स कर दिया उसने, यहां न्यूमरेटर फिक्स कर दिया, दैट इज वाई। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? सिंपली आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिलता रहेगा। क्लियर हुआ सबको या नहीं? इसको देखो फिर एक बार, इसको ट्राई करो।
ठीक है, यहाँ काफी कंफ्यूजन हो गई है 9 और 45 में। देखो इस बात को आप अंडरस्टैंड करो, रिमाइंडर निकलता कैसे है। जब सर आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, मान लो ए को आप बी से डिवाइड करते हो, तो कुछ कोशेंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है ना, कुछ कोशेंट आता है, कुछ रिमाइंडर आता है। ठीक है, रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा करना है, वी नीड टू मैक्सिमाइज द रिमाइंडर। आप एक बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा उतना ज्यादा चांस है रिमाइंडर बड़ा करने का। देखो अगर आपका न्यूमरेटर ही 5 है, मान लो न्यूमरेटर ही 5 है, उससे क्या ही रिमाइंडर आ जाएगा। 5 को आप किसी से भी डिवाइड कर लोगे, क्या ही रिमाइंडर आ जाएगा, कुछ भी, बहुत ही छोटा रिमाइंडर आएगा, या 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बस इससे ऊपर रिमाइंडर ही नहीं आएगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ओके दैट इज फाइन, बट एक बात और भी ध्यान रखो, डिनोमिनेटर भी ज्यादा होना चाहिए। ध्यान से समझना, अगर डिनोमिनेटर बहुत ही छोटा है, मान लो डिनोमिनेटर 2 है, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 या 1। अगर डिनोमिनेटर 10 है तो रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो ऐसा नंबर आपको चूज करना होगा, थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करेंगे। ऐसा नंबर आपको देखना होगा कि न्यूमरेटर भी ज्यादा हो बट डिनोमिनेटर भी ठीक ठाक हो, ताकि रिमाइंडर भी ठीक ठाक आए। क्योंकि अगर बहुत छोटा डिनोमिनेटर चूज कर लिया तो रिमाइंडर बहुत छोटा आएगा, बहुत बड़ा चूज कर लिया उसमें भी दिक्कत है। अब आपको ना थोड़ा सा आप स्टार्ट कर सकते हो लेट से लार्जेस्ट नंबर लेने से, मतलब बी आपका बड़ा हो पर बहुत छोटा भी ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो, बीच में कहीं हो, ये देखना है आपको। अब देखो अगर आप लेट से 99 से स्टार्ट करते हो, अब आप पता क्या बोलोगे कि 99 से शुरू कर, आपको ना इतना पता लग गया होगा कि पहली डिजिट तो 9 आनी चाहिए। अगर 2 डिजिट नंबर है ना तो पहली डिजिट 9 आनी चाहिए, ये आपको पता लगा होगा। क्यों पता लगा होगा, इसका रीजन पता क्या है, नंबर बड़ा होना चाहिए तभी रिमाइंडर बड़ा आएगा। तो पहली डिजिट तो आपने 9 पिक कर ली। अब आपका सवाल आएगा सर साथ में क्या पिक करें। कोई बच्चा सोचेगा कि सर 99 तो पिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका उल्टा 99 ही हो जाएगा, वो तो रिमाइंडर 0 देगा, ये तो लॉजिकल ही नहीं है। पर इसके आगे अगर हम चलें, अगर आपने यहां पे पिक किया 98, अब इसका उल्टा क्या होगा, रिवर्स 89, यहां रिमाइंडर आएगा 8, सॉरी 9। ये तो कोई खास बड़ा रिमाइंडर नहीं है, इससे बड़े रिमाइंडर तो आराम से मिल जाएंगे हमें। पर अगर हम पिक करते हैं 97, यहां पर देखो रिमाइंडर बड़ा हुआ 79, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 रिमाइंडर हो जाएगा इस केस में। अगर आप 96 पिक करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 69 के साथ, वो आएगा आपका 27। अगर 95 पिक करते हो ये आएगा 59, इसका उल्टा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 36। इसके जब आगे चलेंगे ना तो अगला नंबर आएगा 94, उसका उल्टा होगा 49, फिर इसका रिमाइंडर आ जाएगा 45। अगर आप इसके भी आगे जाओगे ना 39 के साथ, तो इसमें आप रियलाइज करोगे अब दो क्वोशेंट 2 आने लग जाएगा, क्वोशेंट 2 आएगा तो इसलिए यहां से रिमाइंडर कम होने लग जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा केवल और केवल 15। अब रिमाइंडर छोटे होने लग जाएंगे। मुझे इतना पता लग गया था कि पहला डिजिट 9 होगा, पर दूसरा डिजिट निकालने के लिए मैंने बाकियों में हिट एंड ट्रायल किया, एंड दिस इज वेयर जहां मुझे पता लगा कि रिमाइंडर हाईएस्ट आ रहे हैं। इसके बाद रिमाइंडर कम होने लग जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे डिवाइड एक बार हो रहा था, क्वोशेंट 1 था यहां वाले इस केस में, इसके बाद क्वोशेंट 2 आने लग जाएगा तो रिमाइंडर छोटा होने लग जाएगा। तो हाईएस्ट रिमाइंडर मुझे कहां दिख रहा है, यहां पे 45 विल बी द हाईएस्ट रिमाइंडर। ऑप्शन डी यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? क्या ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है गुड। अब देखो नंबर सिस्टम के थोड़े से और क्वेश्चन भी मुझे आपको करवाने हैं। जो पीवाई क्यू है ना 2025 वाले, मैं कई क्वेश्चन करा दूंगा आपको ताकि आपको सारे क्वेश्चन यही मिल जाए। आप इसको ट्राई करो एक बार।
थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पर वो स्टेटमेंट ज्यादा दी रखी है और कुछ नहीं है क्वेश्चन इजी। ट्राई करेंगे एक बार इसको। ये फैक्टर वाले, नंबर सिस्टम वाले बाकी और क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। सिद्धार्थ, क्वेश्चन में लिखा है ऐसा कौन सा छोटा, सबसे छोटा वन डिजिट नंबर है जिसके 4 फैक्टर होते हैं, ये पूछा हुआ है। देखो, एक सेकंड के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करके बताना। विच इज द, सिंपली मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। विच इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग 4 फैक्टर। निकाल सकते हो आप इसका आंसर, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग 4 फैक्टर्स। निकाल सकते हो। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 6,8, अरे स्मॉलेस्ट लिखा है, स्मॉलेस्ट एक वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज कैसे आएंगी। अब देखो, इसको करने का तरीका दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप शुरू से शुरू हो जाओ, आप बोलोगे सर वन का तो एक ही फैक्टर होता है, टू के होते हैं दो फैक्टर, टू प्राइम है ना, वन और टू दो प्राइम, दो फैक्टर हुए इसके। थ्री की दोस्तों अगर हम बात करें, थ्री भी प्राइम होता है, इसके भी दो ही फैक्टर है, वन और थ्री। फोर की अगर हम बात करें, फोर के होता है वन टू फोर, फोर के तीन फैक्टर हुए। पांच प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड फाइव। पर अगर दोस्तों मैं बात करूं ना सिक्स की, सिक्स के चार फैक्टर होते हैं, वन टू थ्री एंड सिक्स। सहमत हो? सहमत हो? हाँ जी बिल्कुल। तो अगर वो हमसे पूछ रहा है ना सबसे छोटा वन डिजिट नंबर कौन सा है जिसके चार फैक्टर है, इसका आंसर आएगा कितना, सिक्स। या तो ऐसे सॉल्व कर लिया, ऐसे आंसर आ गया आपका सिक्स। या एक और तरीका पता क्या है, आपको मैंने एक चीज बताई थी, फैक्टर होते क्या है। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है इस तरह से ए की मान लो मेरे पास कोई नंबर है टू की पावर ए इंटू थ्री की पावर बी इंटू फाइव की पावर सी, ऐसे कोई नंबर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर मैंने आपको सिखाए थे। हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप बोलोगे सर ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, इतने ही फैक्टर आए होंगे इसके। दीज आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? यस। अब देखो, अगर वो कह रहा है चार फैक्टर चाहिए, चार फैक्टर कैसे आए होंगे, चार फैक्टर कैसे आए होंगे। आपने सोचा होगा कि सर सबसे छोटे नंबर ले लो, सबसे छोटे नंबर ये है, और अगर आपके पास ये ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू वन आएगी, टू की पावर वन इंटू थ्री की पावर वन, डोंट यू थिंक इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चार आ जाएंगे। कैसे? आप इसके फैक्टर बताओ, फैक्टर कितने आएंगे इसके, वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन, ऐसे ही तो चार फैक्टर आएंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, टू की पावर वन इंटू थ्री की पावर वन। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा वन डिजिट नंबर कौन सा है जिसके चार फैक्टर आते हैं, उसका आंसर निकल के आएगा सिक्स। सहमत हो? अब इस क्वेश्चन में वापस आओ। अब वो कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली फोर डिस्टिंक्ट फैक्टर। ये तो हमने निकाल लिया सिक्स। इसको निकालने के लिए
क्या मुझे स्टेटमेंट 1 की जरूरत थी? ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या मुझे स्टेटमेंट 2 की जरूरत थी? नहीं। उनके बिना ही मैं निकाल पा रहा हूं, उनके बिना ही मैं निकाल दूंगा आंसर। स्टेटमेंट 1 भी नहीं चाहिए मुझे, स्टेटमेंट 2 भी नहीं चाहिए, उनके बिना ही मैं आंसर निकाल दूंगा। वी डोंट नीड दी स्टेटमेंट्स, उसके बिना ही मेरा आंसर आ रहा है। जब उसके बिना ही आंसर आ रहा है तो ऑप्शन डी बनेगा इसका आंसर। द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। मुझे स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, मुझे ना स्टेटमेंट 1 चाहिए ना स्टेटमेंट 2 चाहिए, उसके बिना ही मैं आंसर निकाल पा रहा हूं। सीधे आंसर 6 निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सबको? एक दो और ट्राई करते हैं, ठीक है? नंबर सिस्टम के और बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। इसको ट्राई करेंगे आप लोग एक बार, ठीक है? अब नंबर सिस्टम के सारे जो मिसलेनियस क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो यहां पर भी थोड़ा आपको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। और अगर देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर है जिसको हम 50% बढ़ा दें तो उसके फैक्टर चेंज नहीं होते। आप एक काम करो ना, 1 से स्टार्ट कर लो। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब देखो आप जो जानते होंगे कि 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 को 50% बढ़ाएंगे 1.5 होगा। अरे इसको नहीं देख पाएंगे, कुछ और नंबर देखो। आप बोलोगे 1 के बाद 2 आता है, मैं 2 देख लेता हूं। हाँ ठीक है, 2 के कितने फैक्टर होते हैं? सर 2 के 2 फैक्टर होते हैं। कौन से? 1 एंड 2 है ना, इसके 2 फैक्टर हुए। वो कह रहा है इसको 50% बढ़ा दो। 2 को 50% इंक्रीज करना मतलब 1.5 टाइम्स होना, तो 50% इसका इंक्रीज करना इज व्हाट? वो नंबर 3 बन जाएगा। 3 के कितने फैक्टर होते हैं? सर 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन से? 1,3। अब देखो ये नंबर 2 जो था, इसको 50% बढ़ा दिया, उसके नंबर ऑफ फैक्टर नहीं बदले, मिल गया। वो कह रहा है एक कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको 50% बढ़ाने पे नंबर ऑफ फैक्टर चेंज नहीं होते। हाँ, आपके सामने मैंने प्रूव कर दिया, और बिल्कुल छोटे नंबर पे प्रूव हो गया। 2 के ऊपर जहां से शुरुआत करी थी वहीं आंसर आ गया। सेकंड वाला देखो, वो कह रहा है एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको 150% इंक्रीज कर देंगे तो वो नंबर के फैक्टर चेंज नहीं होंगे। आपको यहां गड़बड़ तो नहीं समझ आई, मतलब दिक्कत तो नहीं आई? देखो आप अंडरस्टैंड करो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मान लो एक नंबर है 10, 10 का 50% इंक्रीज करने का मतलब पता क्या होता है? इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना। अगर किसी की वैल्यू 50% बढ़ जाए, मान लो आपके नंबर 10 थे और अब नंबर 50% बढ़ गए हैं, तो अब आपके नंबर कितने हो गए होंगे?
10 इंटू 1.5 ये 15। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि क्या मतलब होता है। पर अगर आपको कोई बोले कि आपके नंबर 10 थे और आपके मार्क्स 150% बढ़ गए, इसका मतलब है आपके मार्क्स 2.5 टाइम्स हो गए, तो आपके मार्क्स 25 हो गए होंगे। ये मैं बताऊंगा परसेंटेज वाले में, पर इसका मतलब ये होता है 50% बढ़ने का मतलब 1.5 गुना होना, 150% बढ़ने का मतलब वैल्यू 2.5 गुना हो जाना। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे परसेंटेज में। अब देखो यहाँ पे सेकंड के लिए भी सेम चीज करो। आप बोलोगे सर मान लो मेरा नंबर 2 था, 2 के फैक्टर कितने थे? 2, 1,2। अगर इस नंबर को 150% बढ़ा दिया, 150% मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये नंबर क्या होगा 5। 5 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 ही होते हैं, 1,5। तो यहां पर भी हमें एक ऐसा नंबर मिल चुका है जिसको 150% इंक्रीज करने के बाद भी उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे। तो 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आइडिया लगा इस बात का? या कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। आइडिया लगा इस बात का आप लोगों को? आप परसेंटेज चैप्टर करेंगे, डोंट वरी, सही समय के ऊपर परसेंटेज का चैप्टर किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ होमवर्क जो मैंने आपको दिए थे, आप लोग मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपसे? ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। से एंड सिंपली आप ये देखो, क्या 2 एक ऐसा नंबर नहीं आया जिसको 50% इंक्रीज करने के बाद भी नंबर ऑफ फैक्टर चेंज नहीं हुए? हाँ प्रज्ञा, सेकेंड स्टेटमेंट में था 150% इंक्रीज करना। 150% इंक्रीज करने का मतलब होता है वैल्यू 2.5 गुना होना। अगर मेरे मार्क्स 10 थे तो 150% इंक्रीज का मतलब मेरे मार्क्स अब 2.5 गुना 25 हो गए होंगे। ठीक है सेयन और प्रज्ञा, इसका आंसर आया आप लोगों का? आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन है ये। काफी इजी क्वेश्चन कैसे है? देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 36 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं भी पता कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता है कि 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, दो को प्राइम का प्रोडक्ट लिख सकता हूं, 9 into 4। सो दैट मीन्स व्हाट, ये नंबर आपका 4 से भी और 9 से दोनों से डिवाइड करना चाहिए। अब मुझे ना 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। क्या होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल? आखिरी की दो डिजिट्स वो 4 से डिवाइड करनी चाहिए, है ना? आखिरी की दो डिजिट्स 4 से डिवाइड करनी चाहिए। तो देखो यार अब देखो क्या हो सकता है, 4 के टेबल में आना चाहिए ये, तो ये तो या तो 32 होता है, 4 into 8 32, या 4 into 9 36 होता है। तो आंसर मेरा या तो 2 आएगा या 6 आएगा। आंसर मेरा या तो 2 आएगा या आंसर 6 आएगा। उसको करने के लिए आप या तो 9 से निकालो, उसका सम देखो, 9 से डिवाइड करो, या फिर आप सिंपली ऑप्शन में देख लो ना, ऑप्शन में 2 है ही नहीं, तो आंसर 6 बचा। 4 से डिवाइड कैसे होगा? या तो 32 होगा एंड में या 36 होगा, है ना? तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, 2 और 6। ऑप्शन में सिर्फ 6 ही है तो वैसे निकाल लिया। अगर मान लो ऑप्शन में 2 भी होता, फिर क्या करते? इन सब का सम निकालते, इनका सम शुड बी डिविजिबल बाय 9, उससे सॉल्व कर लेते। पर ये ऑप्शन की वजह से बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। आई थिंक दैट इज फाइन। यस, और ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा। अब इसको कैसे करेंगे? देखो 88 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, हाँ जी सर, 11 into 8।
हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, क्या होता है सर, एंड में क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 3 डिजिट है 54B। अब देखो यार 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 आर 48, ये बचा 6, और ये B क्या हो जाएगा, ये 6। बताओ क्या होगा, B की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे 4 होगी ना, आपको देखना है इधर, देखो आप एक काम करो, 5 मतलब इसको डिवाइड करो, 8 6 आर 48, 6 बचा, 6 के साथ में क्या होना चाहिए, 64 इज डिविजिबल बाय 8, तो B की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। आप चेक कर लो, 544 को जब आप 8 से डिवाइड करते हो ना, तो 8 6 आर 48, 6 बनता है, ये 8 8 आर 64। तो पहली बात तो मुझे यहां पता लग गया कि B की वैल्यू 8 है, ठीक है ना। आप चेक कर लो, 8 6 आर 48, 6 बचा, 6 का 4 होगा तभी डिवाइड कर पाएगा 8 से, और तो कोई वैल्यू है नहीं। तो B की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, B की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। अब B की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे, 11 के डिविजिबिलिटी रूल के साथ। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप ऑल्टरनेट को निकालो, ये और बाकी जो दूसरे हैं, ये इनका जो डिफरेंस होगा वो 11 से डिवाइड करना चाहिए, कर लो। ये ग्रीन वालों का क्या आएगा, 4 + A + 6 + 4, ये ग्रीन वालों का आया। दूसरे वालों का सम क्या आया, 7 + 5 + 5 + B। इनका डिफरेंस देखो कितना है, ये है 4 + A 10 14, ये बना 14 + A, और वो क्या बना, B की वैल्यू तो निकाल ही लिया, क्या है B की वैल्यू 4, ये क्या है 7 + 5 12 17 21, ये आया A-7। अब A-7 शुड बी आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, है ना। A-7 शुड बी आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो A-7 को 0 करो, तो A की वैल्यू कितनी आई, A की वैल्यू 7 आ गई। पूछा क्या उसने, A + B, तो A 7 है, B 4 है, तो A + B कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन ए। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो यहाँ पे। मोहंती आप इस बात को समझो, लगा सकते हो डिविजिबिलिटी रूल, उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कर सकते हो। थोड़ा लंबा पड़ जाएगा मे बी उससे, 470 + A ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा अगर आप उसको करोगे, तीन का मतलब 100A + 56 लिखना पड़ेगा, उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, उससे भी आ जाएगा आंसर, हो जाएगा उससे भी। और ये वाला क्वेश्चन आपने किया, आप सबने, चलो ट्राई करते हैं, मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को। ये एक बड़ा सा नंबर है आपके सामने, ABCDEFG, इसको मैं इधर बनाऊंगा, प्लीज ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है तो एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। पता नहीं किस ऑर्डर में है, उनमें कुछ डिजिट्स हैं 1 2 4 5 7 8 9, कौन सी डिजिट्स हैं हमें नहीं पता किसकी वैल्यू क्या है, पर ये डिजिट्स हैं 1 2 4 5 7 8 एंड 9, किसी की वैल्यू कुछ है, किसी की वैल्यू कुछ है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे 7 डिजिट का एक नंबर है, आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, इनमें से कोई वैल्यूज है यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 9, मुझे नहीं पता किसकी वैल्यू क्या है, पर इनमें से कोई एक है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं नवंबर 9 से डिविजिबल है, चलो ठीक है,
वो तो हमें पता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। आगे देखो, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि अगर मैं राइट से फर्स्ट डिजिट, अब देखो राइट क्या है, राइट ये है, वो कह रहा है राइट से अगर मैं पहला डिजिट हटा दूं, देखो अगर राइट से पहला डिजिट हटा दिया तो ये क्या बनेगा, ए बी सी डी ई एफ। बोला ना उसने, राइट से पहला डिजिट हटा दिया तो क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ। अब वो क्या कह रहे हैं, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। तो ये जो नया नंबर निकल के आया ये 6 से डिवाइड होगा। बात समझे यहां तक? आखिरी नंबर हटाने के बाद जो नंबर बचा वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब आप लोग जानते क्या है सर, हम लोग ये जानते हैं कि जो 6 है ना उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि नंबर 2 से भी डिवाइड हो, नंबर 3 से भी डिवाइड हो। ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ना ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये 3 से भी डिवाइड होगा। मानते हो? सर ये नंबर 2 से कैसे डिवाइड हो सकता है? अगर ये एक इवन नंबर हो, अगर ये एक इवन नंबर होगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ यहां f की वैल्यू क्या होगी? बताओ, ये ऑप्शन है आपके पास 1 2 4 5 7 8 9, f की वैल्यू क्या होगी यहां से? बताओ मुझे, अभी बताओ। देखो f की वैल्यू इवन आएगी, f एक इवन नंबर होगा। क्यों? अरे भाई ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट होती है ना इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। यूनिट डिजिट क्या है, f। तो f यहां पे क्या होगा, इनमें से जो इवन नंबर है उनमें से कुछ एक होगा। इवन नंबर क्या है यहाँ पे, इवन नंबर है यहाँ पे 2 4 या 8। तो सर f की वैल्यू या तो 2 होगी या 4 होगी या 8 होगी। 1 5 7 9 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इनमें f की वैल्यू 1 5 7 या 9 हुई तो ये ऑड नंबर बनेगा, ऑड नंबर बनेगा तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो दैट इज वाई f विल बी ईदर ऑफ दीज वैल्यूज, या 2 या 4 या 8। सहमत हो? सहमत हो? अब एक चीज और देखो यहां पे, ये वाला पूरा नंबर क्या था, वो कह रहा था कि पूरा नंबर क्या है, 9 से डिवाइड करता है। कौन सा नंबर? ये वाला नंबर पूरा 9 से डिवाइड करता है। देखो यार कोई नंबर 9 से डिवाइड करता है तो वो 3 से भी डिवाइड करेगा ही। जैसे 9 का टेबल पढ़ो, 9 18 27 36, राइट? ये सारा 9 का टेबल है। जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 9 कैसे बना, 3 का स्क्वायर। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड होगा। अब जरा एक चीज देखो, ये नंबर भी 9 से डिवाइड, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ये लिखा ना मैंने कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला भी 3 से डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला भी 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो कोई वैल्यू मैंने हटाई यहां से, पहले भी वो हटाने से पहले भी 3 से डिवाइड हो रहा था, हटाने के बाद भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चीज हटाई गई है वो 3 का मल्टीपल होगा। ध्यान से समझेंगे इस बात को। मैंने क्या बोला, नंबर हटाने से पहले भी वो 3 से, मतलब डिजिट हटाने से पहले भी 3 से डिवाइड हो रहा था, डिजिट हटाने के बाद भी वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है जो डिजिट हटाई गई है वो भी 3 से डिवाइड होती। तो क्या हटाया क्या गया है, हटाया गया है जी को। तो जी 3 का मल्टीपल रही होगी। 3 का मल्टीपल क्या है इनमें से, व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 3 अमंग दिस? क्या है 3 का मल्टीपल बताओ? तो 3 का मल्टीपल यहां सिर्फ एक ही है, 9। दैट मीन्स व्हाट, जो हमने जी हटाया ना, जी की वैल्यू 9 रही होगी। बताओ यहां तक बात क्लियर है या नहीं है?
सहमत हो? ठीक है, अब आगे आओ फिर। अब आगे क्या कह रहा है? आफ्टर डिलीटिंग 2 digits फ्रॉम राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 2 digits हटा दो ओरिजिनल की। ओरिजिनल की 2 digits हटाओगे, मुझे बताओ क्या बनेगा आपके पास? सर जब मैं ओरिजिनल की 2 digits हटाऊंगा, अब नंबर बनेगा ABCDE। ठीक है, अब उसने मुझे क्या बोला है? ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड करता है, ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड करता है। अब मैंने आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बताया हुआ है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो यूनिट डिजिट होगी वो या तो 5 होगी या 0 होगी। अब अगर ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? आप बोलोगे ई। तो ई की वैल्यू या तो 5 होगी या 0 होगी, पर 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इट मीन्स व्हाट? सर इसका मतलब ये है कि ई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5 निकल के आएगी। ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5 निकल के आएगी। इज दिस फाइन? ठीक है, अब आगे देखो। आगे क्या कह रहा है? आफ्टर डिलीटिंग 3 digits फ्रॉम द राइट, अगर 3 digits हटाई ओरिजिनल नंबर की, रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर 3 हटाओगे, देखो अगर 3 हटा दोगे तो नंबर क्या बनेगा? ABCD। अब वो क्या कह रहा है? ABCD 4 से डिवाइड हो रहा है। देखो ABCD 4 से डिवाइड हो रहा है। अब मुझे बताओ D क्या हो सकता है? क्या D ऑड हो सकता है? मुझे बताओ, कैन D बी ऑड? मैं कह रहा हूं ABCD 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या D ऑड हो सकता है? आप बोलोगे कभी भी नहीं, कभी ऑड नंबर 4 से डिवाइड हुआ है ना? कभी भी नहीं। तो डी भी क्या होगा? सर डी भी इवन ही होगा। मुझे नहीं पता डी की वैल्यू क्या है, पर डी की वैल्यू सर इवन ही आएगी। या तो 2 होगी या 4 होगी या 8 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। डी हैज टू बी इवन। चलो ठीक है सर, ये भी बात समझ आई। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है आफ्टर डिलीटिंग 4 digit फ्रॉम द राइट, रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 4 digit जब हटाई, 4 digit हटाने पे क्या बना? 4 digit हटाने पे बना ABC। अब वो कह रहा है ABC जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका देखेंगे, इनका सम जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा। विल डिस्कस दैट ऑल्सो, डोंट वरी। पर उसके आगे भी उसने कुछ बातें लिख रखी हैं। आगे कह रहा है आफ्टर डिलीटिंग 5 digit, जब आपने 5 digit हटाई ना तो नंबर 2 से डिवाइड हुआ। अगर देखो 5 digit हटा दोगे, 5 digit हटाने के बाद क्या बचा? AB। ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि B जो होगा, B इवन नंबर होगा। तो B की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई? सर B की वैल्यू निकल के आएगी या तो 2 होगा। B की वैल्यू क्या निकल के आई? या 2 या 4 या 8। मानते हो इस बात को? मानते हो इस बात को? यहां तक बात क्लियर है आपको? यहां तक बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, अब मुझे एक चीज देखो। देखो मुझे इतना पता लग गया कि B भी इवन है, D भी इवन है और F भी इवन है। मुझे पता लग गया कि B भी इवन है, D भी इवन है, F भी इवन है। तो मुझे बताओ, मतलब इसमें इवन थे कितने? 3 ही तो इवन थे, 3 इवन थे। और मैंने बता दिया B D और E इवन है। अगर ऐसा है, इवन मुझे पता लग गए। अब मुझे बताओ जो बचे, बचे क्या है? एक बचा है A, एक बचा है C। उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ध्यान से मुझे बताओ। देखो B D और E तो इवन है, इवन नंबर तो खत्म हो गए। G की वैल्यू 9 है, E की वैल्यू 5 है। तो A और C की वैल्यू क्या हो सकती है? सर A और C की वैल्यू या तो 1 है या 7 है। दीज आर द ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज फॉर A एंड C। क्योंकि इवन सारे हो चुके हैं, B D और E इवन है। ठीक है, सॉरी B D और
F E1 है, वो हो चुके हैं। G और E की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली है, तो A और C की वैल्यू, एक की वैल्यू 1 होगी, एक की वैल्यू 7 होगी। मुझे नहीं पता किसकी क्या वैल्यू है, पर एक की वैल्यू 1 होगी, एक की वैल्यू 7 होगी। दिस इज द ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A और C, राइट। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ मिडल थ्री डिजिट्स। इसने भी ना पॉसिबल पूछा है, क्योंकि एक्चुअल आप निकाल नहीं पाओगे, आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। पॉसिबल वैल्यू ऑफ मिडल थ्री डिजिट्स, व्हाट आर द मिडल थ्री डिजिट्स, बताओ मिडल थ्री डिजिट्स कौन सी है। सर मिडल थ्री डिजिट्स है सी डी। तो वो मेरे से पूछ रहा है कि सी प्लस डी प्लस ई का सम बताओ। क्या मुझे इनमें से कुछ वैल्यूज पता है? आप बोलोगे सर मुझे ई की वैल्यू पता है। ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू है 5, तो सी प्लस डी प्लस 5 की वैल्यू बतानी है। अब देखो जरा, व्हाट इज सी हियर, व्हाट इज सी हियर? सर सी कैन बी 1 और 7, एंड व्हाट इज डी हियर? डी कैन बी अदर पॉसिबल वैल्यूज, मतलब 2, 4 या 8। ठीक है, हाँ। तो आपको केसेस बना लो। अगर आप मान लो सी की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहां पे सी की वैल्यू 1 पुट कर दो, डी की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे, तो आपके पास सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी आएगी? वो आ जाएगी 8। ये पहला केस है, ये पहला केस है। अगर आप सी की वैल्यू 1 डाल दोगे, डी की वैल्यू 2 डाल दोगे, तो सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू 8 आ जाएगी, जो कि आपका एक आंसर है। अगर आप इसके अलावा कुछ डालोगे, जैसे आपने सी की वैल्यू 7 डाली, मैंने बोला था ना सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। अगर आप सी की वैल्यू 7 डालोगे ना, अगर आप सी की वैल्यू 7 डालोगे, अगर आप सी की वैल्यू 7 डालोगे, तो ये क्या बनेगा? 7 प्लस 5 12, 12 प्लस डी। अरे आपके पास ऑप्शन ही 12 तक है, तो सी की वैल्यू 7 हो ही नहीं सकती, सी की वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये एक ही केस आएगा, एंड इसीलिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 8 इज द राइट आंसर। सी की वैल्यू 7 हो नहीं पाएगी एज पर ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन क्या? 8, 9, 11, 12। अगर सी की वैल्यू आपने 7 डाल दी, ये 7, ये 5, 12 तो यही हो गया। अब डी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, डी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो सम 12 से ऊपर चला जाएगा। दैट इज वाई सी नहीं होगा। नहीं स्वाति, देखो नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट है। अब जैसे आपके कुछ टॉपिक्स हैं एलसीएम एचसीएफ, वो मैं नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ाता, वो मैं अलग से पढ़ाता हूँ। कुछ लोग सर्ड्स एंड इंडिसेस का टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, मैं अलग से उसको पढ़ाता हूँ। तो अगर कोई टॉपिक आपका है भी, तो वो अलग से डील होगा। नंबर सिस्टम के अंदर मैं यही टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। कुछ लोग सर्ड्स एंड इंडिसेस या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को इसमें पढ़ाते हैं, मैं उसको एक डिफरेंट चैप्टर ट्रीट करता हूँ। उस तरह से अगर हम बात करें एलसीएम एचसीएफ भी, वो अलग चैप्टर की तरह ट्रीट करता हूँ मैं उसको। तो उनको हम वहां पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 8 इज द राइट आंसर। हाँ, ट्रेलिंग जीरो भी अलग चैप्टर आएगा, अलग चैप्टर है वो, उसको हम अलग चैप्टर में डील करेंगे। वो अलग अलग चैप्टर आपके आपके ना, आप उसमें जाओगे भी, अगर आपको, आप अपने शेड्यूल में भी जाओगे, तो ट्रेलिंग चैप्टर, ट्रेलिंग जीरो या नंबर ऑफ जीरो एक अलग चैप्टर के नाम से दिखेगा आपको वहां पे। एलसीएम एचसीएफ एक अलग चैप्टर के नाम पे दिखेगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक अलग चैप्टर के नाम से दिखेगा, अगर आप अपने शेड्यूल में जाओगे। तो आई विल डिस्कस देम सेपरेटली। हाँ जी, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तरनजीत जो कह रहे हैं। एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं पहले, इसको ट्राई करो। राघव उसमें दिया होगा यार, शेड्यूल में दिया होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस कब आएगा, वो शेड्यूल में दिया होगा। ऑर्डर वही फॉलो होगा जो आपके शेड्यूल में दिया हुआ है, बस डेट ऊपर नीचे हो सकती है, पर ऑर्डर वही होगा।
हाँ ठीक है, उससे भी कर सकते हो, हाँ इशिका कर सकते हो। नहीं, आखिरी क्वेश्चन करना है हमें अर्जुन, एक क्वेश्चन और करना है, इसको ट्राई करो आप लोग। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। देखो, इसमें ना आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर एक बार आपने वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया फिर आगे क्वेश्चन इजी है, पर स्टार्टिंग में इसमें मेहनत है। आपको पहला नंबर ऐसा देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसमें पी क्यू आर उसके फैक्टर हो। देखो मुझे एक चीज बताओ, आप लोग जानते होंगे कि यार देखो, प्राइम नंबर है टू, टू के तो दो ही फैक्टर है, तो उसके तीन फैक्टर तो हो ही नहीं सकते। मतलब दिस इज, मतलब उनके तीन फैक्टर तो मतलब कम से कम होने चाहिए ना, अगर तीन फैक्टर के सम में लिखना है कम से कम तीन फैक्टर तो होने चाहिए। तीन फैक्टर तो टू के होते ही नहीं, तीन भी प्राइम है, इसके भी फैक्टर नहीं होते। देखो अब चार की बात करें, अगर हम फोर की बात करें, आप बोलोगे फोर के फैक्टर हो सकते हैं वन टू एंड फोर, पर इन तीन फैक्टर का सम फोर नहीं आता, तो फोर भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। फाइव की बात करें, फाइव भी प्राइम नंबर है, उसके भी फैक्टर नहीं हो सकते। पर अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों सिक्स की, तो आप बोलोगे सिक्स के ना फैक्टर कई होते हैं, वन टू थ्री एंड सिक्स। और देखो इसमें देखो, इन तीनों का सम वन प्लस टू प्लस थ्री वो सिक्स आता है। तो सिक्स एक ऐसा नंबर है जिसके तीन फैक्टर, जिसके फैक्टर्स हैं कई सारे, पर उनमें से तीन फैक्टर का सम नंबर के बराबर आ गया। तो मेरे पास एक केस तो आया सिक्स, कि ये बात सिक्स के लिए ट्रू है। थोड़ा आगे चलो, सेवन तो प्राइम है, वो तो छोड़ दो। एट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एट नंबर को देखूं, आप बोलोगे एट के फैक्टर होते हैं वन टू फोर एंड एट, क्या इनका सम एट आता है? ना, इनका सम एट नहीं आता, तो एट भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। नाइन की बात करें, नाइन के फैक्टर होते हैं वन थ्री नाइन, इसका सम भी नहीं नाइन के बराबर आ रहा, मतलब तीन फैक्टर का। दस के फैक्टर होते हैं वन टू फाइव और टेन, अब देखो इन तीनों का सम भी टेन के बराबर नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। इलेवन तो प्राइम है, उसका भी नहीं आएगा। पर अगर हम बात करते हैं ट्वेल्व की, तो आप रियलाइज करोगे ट्वेल्व के फैक्टर हैं वन टू थ्री फोर सिक्स और ट्वेल्व, इसमें कई सारे फैक्टर आ गए, कई सारे फैक्टर आ गए।
अब इसमें जरा आप नोटिस करो, क्या नोटिस करें सर, इसमें आप देखो, इसमें देखो 6+4+2 आया ना 12, 6+4+2 ये 12 बन जाता है। तो सर एक 6 ऐसा केस आया था, एक 12 ऐसा केस है। आगे थोड़ा और जाओगे ना, आप रियलाइज करोगे 6 के बाद आएगा 12, वो तो हमने देख लिया, उसके बाद आएगा 18, फिर 24, ये 6 का टेबल चलता रहेगा। जाना कहां तक है, 50 तक। तो 50 तक जाओ, 50 तक ऐसे कितने केसेस बने, ये टोटल 8 केसेस बने, इसलिए आंसर इसका 8 आ जाएगा। ये स्टार्टिंग के थोड़ा केसेस पैटर्न ढूंढने के लिए करने थे, फिर एक बार पैटर्न आ गया तो ऐसे आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ जी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कुछ भी आपको कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप बता दीजिए। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? कौन सा क्वेश्चन है तरनजीत आपका? देखो अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो वो किसी और चैप्टर में आ जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, वो कहीं और चैप्टर में आ जाएगा। डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं पूछा होगा तो फिर तो सेम ही आ जाएंगे ना सारे, अगर आप उस क्वेश्चन की बात करो जहां 1 था, फिर तो बहुत सारे, फिर तो हर नंबर सेम ही आता रहेगा कंटिन्यूअसली। 2 डिजिट वाला नंबर वाला, राम देखो हमें क्या करना था, हमें 9 मतलब 90s वाली लाइन से शुरू करना था ताकि रिमाइंडर मैक्सिमम आए। तो मैंने 98 से करना स्टार्ट किया, तब तक करता रहा जब तक मेरे पास मैक्सिमम रिमाइंडर नहीं आया। 94 पे और 49 उसका रिवर्स पे मैक्सिमम रिमाइंडर आया, उसके बाद रिमाइंडर कम होता रहा। ठीक है राम? हाँ तरनजीत कर लेंगे उसको भी, डोंट वरी, उसको भी कर लेंगे। नहीं अर्जुन अभी नहीं हूँ ओआरएन में, मैं आऊंगा 15-20 दिन बाद, मैं ओआरएन ही आ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं मुखर्जी नगर वाली साइड हूँ, तो 20 नवंबर के बाद मैं वहीं आऊंगा ओआरएन में, तो तब आप मुझे मिल लेना उस टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है। डिस्टिंक्ट फैक्टर वाला एक बच्चा पूछ रहा था ना, इसीलिए, इसीलिए देखो ताकुलसुम इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 37, 19, 43, 17 की, इनको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसके भी आते हैं डिविजिबिलिटी रूल, पर उससे आसान चीज पता क्या है, उससे आसान है उसको डिवाइड करके देख लो, क्योंकि इनके डिविजिबिलिटी रूल उतने अच्छे नहीं है।
है तो लोगों ने बनाने को बना दिए हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी उससे बन जाता है। उससे आसान तो ये है कि आप उसको डिवाइड कर लो। रिमाइंडर वाला मैंने आपको बता भी रखा है। ठीक है, तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड